लेसन 3 कहाँ तक पढ़ना है, कौन हेडिंग है? तो अपरा याद किया ना कल का ऑक्सीजन भी देता है, प्रोटीन भी देता है, विटामिन देता है। अब कहाँ दल हेडिंग बोलो ना किताब में। चलो अच्छा हम पढ़ा देते हो अभी। चला जाए प्रसव, ठीक है ना। प्रसव याद है तुम लोग को? बताओ। गर्भकाल समाप्त हो गया, मतलब समय समाप्त हो गया। जब बच्चे होने वाला होता है ना, तब जब परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं हम लोग प्रसव। अच्छा जरूर याद रखना ना, प्रसव उस समय होता है ना जब गर्भ अवधि माने जो गर्भ का समय होता है पूरा हो जाता है। तो गर्भाशय की जो पेशियां होती है उस पेशियों में तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद से शिशु का जन्म गर्भाशय के अनैच्छिक पेशियों में संकुलन की लंबी प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। इसी को प्रसव संकुचन भी कहते हैं। और जो उसमें दर्द होता है ना, जो पीड़ा होता है उसको प्रसव वेदना कहते हैं। प्रसव वेदना का मतलब होता है ना जो दर्द वगैरह होता है उसको, समझिए। जब भी मैंने बात करेगा प्रसव के, तो जब समय होता है ना, जो गर्भकाल होता है उस गर्भकाल का समय अवधि जब पूरा हो जाता है तब जो दर्द वगैरह होता है उसी को, जब बच्चा होने वाला होता है उसी को कहते हैं प्रसव। प्रसव एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो लिख लो, समझे? बताओ। देखो गर्भा अवधि लिखना होता है। गर्भा अवधि पूर्ण होने पर गर्भाशय के पेशियों में तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। संकुचन को तो जानते हैं ना? हाँ, फैलना सिकुड़ना ये था। तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। शिशु का जन्म गर्भाशय के अनैच्छिक पेशियों में गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में गर्भाशय के अनैच्छिक मान जानते हैं ना? नहीं होता है। अनैच्छिक पेशियों में संकुचन के लंबी प्रक्रिया के शिशु का जन्म गर्भाशय के अनैच्छिक पेशियों में संकुचन की लंबी प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। तो इसे प्रसव संकुचन कहते हैं। तो इसे ऐसे लिखो, तो इसे प्रसव कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो आगे लिखना, इसमें जो पीड़ा होता है, पीड़ा या दर्द होता है, जो पीड़ा होता है उसे प्रसव वेदना कहते हैं। याद करो, ये माने गर्भाशय का समय पूरा हो जाता है। जो पेशियां होती है उसमें संकुचन होता है। संकुचन का मतलब सिकुड़ती है, फैलती है, जिसके कारण एक लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। और प्रक्रिया चलने के फलस्वरूप एक नन्हा सा जो बच्चा होता है उसका जन्म होता है। तो उसी को कहते हैं प्रसव। उस समय जो दर्द होता है उस दर्द को हम लोग प्रसव वेदना कहते हैं। ये गर्भ अवधि जो होती है उसके पूर्ण होने के बाद ये प्रक्रिया होती है। बोलो, सबको याद हुआ का? जब भी
आपसे कोई पूछेगा कि प्रसव किसे कहते हैं तो आप तुरंत बताएंगे कि प्रसव एक लंबी प्रक्रिया होती है। प्रसव के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन के बारे में आपसे कोई पूछेगा क्या होता है तो क्या बताओगे। तो एक हेडिंग और बना लो, प्रसव में होने वाले मुख्य परिवर्तन। का परिवर्तन होता है? प्रसव तो जान गए ना, इसको मिटा दे बोलो। जरूर आप याद रखेंगे जो समय अवधि होती है गर्भकाल की, वह समय अवधि जब पूर्ण हो जाती है तो उसके पूर्ण होने के बाद जो संकुचन होता है पेशियों में, अनैसिक पेशियों में जो संकुचन होता है उसी को हम लोग प्रसव कहते हैं। लंबी प्रक्रिया के बाद एक नन्हा सा बच्चा का जन्म होता है। प्रसव हेडिंग बना लो, प्रसव के समय होने वाले, प्रसव के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन, होने वाले मुख्य परिवर्तन। देखो या कुछ हार्मोन्स कैसे स्रावित होते हैं उनके बारे में सब लोग याद करो। प्रसव के बारे में हम लोगों ने जाना, जब प्रसव के समय होता है तो हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखो प्रसव जो क्रिया होती है एक लंबी प्रक्रिया होती है। प्रसव जो क्रिया होती है शिशु के पूर्ण विकसित होने पर और गर्भ और अपरा के दोनों के प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होता है। मैं प्रसव उसी समय होता है जब जो गर्भकाल होता है उसका समय पूर्ण हो जाता है, तब ये होता है। यह संकेत गर्भाशय में हल्के संकुचन को प्रेरित करता है और इसे गर्भ निक्षेप प्रतिक्रिया कहते हैं। माने जब गर्भकाल पूरा हो जाता है तो एक संकेत मिलता है कि अब माने गर्भकाल पूरा हो गया है, अब बच्चा होने वाला है। जो संकेत मिलता है इस संकेत को हम लोग कहते हैं निक्षेप प्रतिक्रिया, गर्भ निक्षेप प्रतिक्रिया। गर्भ निक्षेप प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि अब ये बच्चा होने वाला है, संकेत मिलना स्टार्ट हो जाता है। निक्षेप का मतलब वही माने आप संकेत, निक्षेप का मतलब होता है संकेत, माने परिवर्तन होने वाला। कुछ बातें आपको याद होगा कि इसके द्वारा माता की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन स्रावन की क्रिया सक्रिय हो जाती है, माने तेजी से होने लगती है। जब बच्चा होने वाला होता है ना, तो जब भी बच्चा होने वाला होता है तो उस समय सुनो तो ध्यान से, जो पीयूष ग्रंथि होती है कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। तो उस पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे गर्भाशय में तीव्रता की संकुचन होने लगती है, अधिक से परिवर्तन होने लगता है गर्भाशय के अंदर। ये संकुचन निरंतर बढ़ता रहता है, परिणामस्वरूप शिशु के गर्भ से बाहर निकलने की क्रिया स्टार्ट हो जाती है और फिर शिशु जन्म हो जाता है या प्रसव कहते हैं। पीठ पिंड से स्रावित हार्मोन्स रिलैक्सिन प्रसव के समय गर्भाशय, ग्रीवा तथा श्रोणि मेखला के स्नायुओं को शिथिल करता है, जिससे प्रसव के समय शिशु को जन्म लेने में आसानी हो। आपको पढ़े होंगे रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये उस समय माने जो पीठ पिंड होता है उससे स्रावित होता है और बच्चा को बाहर निकालने में सहायता करता है, जो दर्द होता है उसको कम करता है। दो हार्मोन्स तो यहाँ पर देखें, कौन कौन? एक ऑक्सीटोसिन, किससे निकलता है ऑक्सीटोसिन? जो मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होता है उससे निकलता है। और ये क्या करता है? जो संकुचन होता है, माने जो संकुचन अभी आप देख रहे थे गर्भाशय के अंदर, उसको प्रेरित करता है, तेजी से करता है। और एक पीठ पिंड है, उस पीठ पिंड से एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। और ये जो रिलैक्सिन होता है ये बच्चे को बाहर निकालने में आसानी उत्पन्न करता है, बच्चा माने आसानी से बाहर निकल जाता है। तो थोड़ा सा आप लिख लेंगे प्रसव के समय होने वाले परिवर्तन। देखो लिखना है कि प्रसव की क्रिया अंतः स्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। प्रसव की क्रिया अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। आगे लिखना, प्रसव उस समय शुरू होता है
शुरू होता है जब गर्भकाल की अवधि पूर्ण हो जाती है। गर्भकाल की अवधि पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। आगे लिखना है कि प्रसव के समय पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन, सबको याद होना चाहिए बाबू, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जो संकुचन की क्रिया यानी गर्भाशय में संकुचन की क्रिया को तेज करता है, संकुचन के क्रिया को तेज करता है तथा पीठ पिंड से एक हार्मोन से निकलता है, याद है, तथा पीठ पिंड से रिलैक्सिन हार्मोन्स निकलता है जो बच्चे के जन्म को आसान करता है तथा बच्चे के जन्म के प्रक्रिया को तेज करता है। तो जरूर याद रखना कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से, और जो रिलैक्सिन होता है वो पीठ पिंड से निकलता है। हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये दर्द को कम भी करता है रिलैक्सिन। यही होता है प्रसव से संबंधित कुछ अगर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो इसके बारे में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो। अब एक हेडिंग बना लीजिए आप लोग के, दुग्ध, देखो ना लिखा होगा दुग्ध श्रावण, मिला, तो उसी को अब देखते हैं। देखो बहुत अच्छा चीज़ आप पढ़ रहे हैं इस समय, तो जिंदगी के नन्हे प्यारा सा जो बच्चे होते हैं उनके बारे में क्या होता है प्रसव, इसके बारे में जब भी कोई पूछेगा तो इसी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स निकलता है, और आप जानते होंगे कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। रिलैक्सिन होता है पीठ पिंड से निकलता है। और आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए दुग्ध श्रावण, अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं, देखो ध्यान से, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम का नाम सुने होंगे आप लोग, कोलेस्ट्रम। जब लड़का जन्म ले लेता है ना, जैसे कोई सगर्भता किसे कहते याद है, जब गर्भ रुक जाता है, जब भ्रूण का निर्माण गर्भाशय के अंदर होता है तो इसको सगर्भता कहते हैं। और हम लोग पढ़े होंगे कि 9 महीना 7 दिन, ये लिमिट टाइम है, माने इसके आगे पीछे भी हो सकता है। यानी 277 से लेकर 285 के बीच में सेफ माना जाता है। बच्चा हुआ तो अधिक भी होगा तो आदमी, अब तो मान लीजिए कोई दिन भुला जाता है तो 300 दिन पार कर जाता है, जो दिन भुला जाता है। तो होता है कि जब सगर्भता के समय पूरा हो गया, माने जब गर्भ का समय पूरा हो गया, पूरा होने के बाद अंत में शिशु का जन्म होता है। शिशु के जन्म होने के बाद जो उसकी स्तन ग्रंथियाँ होती है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, याद रखेंगे, जो उसकी स्तन ग्रंथियाँ होती है, किसकी, स्त्री की जो स्तन ग्रंथियाँ होती है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन्स द्वारा दुग्ध श्रावण प्रारंभ हो जाता है। माने दूध की निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत हो जाता है। किस हार्मोन्स के कारण, प्रोलैक्टिन।
प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण। या पीयूष ग्रंथि का अगर पिंड से, फिर देखो पीयूष ग्रंथि का अगर पिंड से स्रावित होता है, माने जो आप हार्मोन्स देख रहे हैं प्रोलैक्टिन, ये भी पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। और जो माँ अपने पहला दूध, जो प्रथम दूध को प्रथम स्तन्य या कोलेस्ट्रम कहते हैं, और यह अति पोषक होता है। यह शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। आप सभी को याद होगा कि जो पहला दूध होता है माँ का, जब पहली बार अपने बच्चों को वह दूध पिलाती है तो उसको प्रथम स्तन्य माने प्रथम का मतलब होता है कि पहली बार अपने स्तन को वो बच्चे से स्पर्श कराती है, तो उसको प्रथम स्तन्य भी कहते हैं, और उसको हम लोग कोलेस्ट्रम भी कहते हैं। तो याद रखना, जो माँ का पहला दूध होता है जन्म के बाद जब अपने बच्चे को देती है तो उसको क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। बहुत उपयोगी होता है। इसमें विटामिन, इसमें कार्बोहाइड्रेट, इसमें वसा, सभी प्रकार के पोषक तत्व इसके अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर? कोलेस्ट्रम के अंदर। जितने भी पोषक तत्व होते हैं सब इस कोलेस्ट्रम के अंदर उपस्थित रहते हैं। अच्छा, जन्म से पहले भी दूध का स्रावन हो सकता है क्या? का जन्म नहीं हुआ तो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। बोले जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है वो तभी बनेगा जब बच्चे का जन्म हो जाएगा। जब बच्चा का जन्म हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बनता है, पीयूष ग्रंथि से भी बनता है, तब दूध का स्रावन होता है। जब माँ होती है अपनी पहला दूध जब बच्चे को पिलाती है तो उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, या प्रथम स्तन्य कहते हैं। प्रथम बार वो अपने स्तन का प्रयोग करती है, उसी को प्रथम स्तन। याद रखना एक कोलेस्ट्रम। हालांकि तुम लोग जाओगे, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, टीचर बायोलॉजी के ही बनोगे, साइंस में पढ़ना है आगे, तो उसमें देखना साइंस में सब बायोलॉजी में आता है। समझ रहे बात को? अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, और देखो इसी में से प्रश्न आएंगे तो चुन चुन के आएंगे। अब आपसे प्रश्न पूछ दो उसमें कि जो दूध का निर्माण होता है किस हार्मोन्स के कारण होता है, तब प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण होता है। और ये कहाँ, ये हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? तो आप कहेंगे जो पीयूष ग्रंथि होती है वहाँ से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है ये भी पूछा जा सकता है। मस्तिष्क में। पीयूष को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं ये भी ये बता सकते हैं कि सभी प्रकार के ग्रंथियों का वो नियंत्रण करता है। तो थोड़ा सा आप लिख लीजिए उसमें, लिखो सगर्भता अवधि के अंत में, सगर्भता माने जानते हो ना, गर्भ को रुकना, जब माने गर्भ प्रारंभ हो जाता है। सगर्भता अवधि के अंत में, सगर्भता अवधि के अंत में शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद, शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स द्वारा दुग्ध स्रावन प्रारंभ हो जाता है। दुग्ध स्रावन प्रारंभ हो जाता है। यह पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है। यह पीयूष ग्रंथि के, देख लो यही बायोलॉजी है, तुम लोग भी कितना अच्छा है, बहुत कुछ जानकारी मिलता है इससे। ये पीयूष ग्रंथि के पढ़ना तुम लोग भी, अग्रपिंड से स्रावित होता है। अग्रपिंड से क्या होता है? स्रावित होता है। और प्रथम दूध को प्रथम स्तन्य, ध्यान रखना, प्रथम जो दुग्ध होता है, प्रथम दुग्ध को प्रथम स्तन्य या कोलेस्ट्रम कहते हैं, या कोलेस्ट्रम कहते हैं। अच्छा, आप सभी को याद होगा ना, ये जो इसमें आगे लिखना, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। पोषक तत्व उपस्थित होते हैं।
पोषक तत्व का मतलब विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब होता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। कुछ याद आया बताओ? याद कर लो सब, ये सब बहुत सिंपल सी बात है, ये तो जरूर याद रखना। कई बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। ठीक है, दो चीज़ इसमें, एक ये चीज़ प्रोलैक्टिन क्या होता है, प्रोलैक्टिन कहाँ से स्रावित होता है ये भी याद रखना। कहाँ से स्रावित होता है बाबू? तो पीयूष जो ग्रंथि होता है इससे स्रावित होता है, ये याद रखना। ठीक है, सभी प्रकार के पोषक तत्व पहले में उपस्थित होता है। और ये प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में जानते हैं, जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। माने शरीर में रोग ना उत्पन्न हो तो रोगों से रक्षा करने का कार्य प्रतिरक्षा तंत्र करता है। इसी को मजबूत बनाने के लिए तमाम प्रकार के प्रोटीन युक्त, वसा युक्त या विटामिन युक्त पदार्थ हम लोग सेवन करते हैं। जो पहला जो दूध होता है माँ का, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब देखो, प्रतिरक्षा तंत्र को ही मजबूत करने के लिए कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है। अब आपका तीसरा टीका भी लगेगा, तीसरा वैक्सीन भी लोगों को लगेगा जिसका एज 60 से अधिक है। बात समझ जाते सब, ये जितने भी हैं प्रक्रिया हैं, बच्चा को ये दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तो बच्चा को मजबूत करता है। चलिए समझ गए बात कि नहीं? बोलो। तो कोलेस्ट्रॉल को प्रथम जो माँ अपने बच्चा का दूध पिलाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उसको प्रथम स्तन्य भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। जो प्रथम दूध होता है माँ का उसको प्रथम स्तन्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, उसी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा दूध का निर्माण होता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के साथ स्रावित होता है। जरूर आप याद रखेंगे, जब भी आपसे कोई पूछे तुरंत आप इसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, बता दो सब लोग। देखो अपरा के बारे में हम लोग पढ़े थे, सब लोग याद होगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी पढ़े। थोड़ा सा आप एक हेडिंग और बना लेंगे, भ्रूणीय गर्भ यानी गर्भ झिल्लियों पर टिप्पणी रखने, दो गर्भ झिल्लियों के नाम तथा कार्य लिखे। आप लिख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न गर्भ झिल्लियाँ, विभिन्न गर्भ झिल्लियाँ और उनका कार्य। देखो तीसरा लेसन आपका समाप्त, तीसरा है ना कि दूसरा है? 3 लेसन, लेकिन अब इसके आगे ना रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, तीनों जो पार्ट आपका है रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, रिवीजन करके हम लोग इसको तब एक बार टेस्ट देंगे। कल आइए, कल ही रिवीजन करा देते हैं आपको। समझ रहे बात को? 2-4 को तनी। हाँ, पहला पार्ट पूरा कॉपी आप सबके लेकर के आएंगे तो क्या हुआ ना, 1 घंटा पढ़ेंगे बायोलॉजी 3 से 4। हाँ ठीक बात, माने रिवीजन करा के तब एक दिन टेस्ट होगा, सामने का टेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि आपका भी तैयारी हो जाएगा। नहीं कि हो जाएगा कि क्या काम नहीं पढ़े हैं। 12 वाले ऐसे ही पढ़ते हैं बाबू। आज मैं पढ़ाया फिजिक्स, एक दिन में एक हर संडे के दिन एगो रिवीजन मार दिया जाता है एगो पाठ के शुरू से लेकर अंत तक। महका तो विभिन्न गर्भ झिल्लियाँ और उनका कार्य। अच्छा देखो, पहले हम बता देते हैं कि जो मानव भ्रूण होता है, जिस भ्रूण कहाँ रहता है? गर्भाशय में। गर्भाशय के चारों ओर अनेक झिल्लियाँ पाई जाती है। ठीक है, और झिल्लियाँ जो होती है गर्भ के सुरक्षित करती है। पहले तो 3 गो झिल्ली आप लोग को याद होगा गर्भाशय में, अंतः झिल्ली, मध्य झिल्ली और परिगर्भाशय या बाहरी झिल्ली। उसके अतिरिक्त कुछ और झिल्लियाँ होती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए चलेंगे। इसमें जो पहला बात होता है ना, समझ रहे हो, पहला होता है पीतक कोष। सुनो ध्यान से सब, पहला होता है पीतक कोष, यह भी एक झिल्ली का नाम है। ठीक है, दूसरा होता है जिसका नाम होता है एग्नी आन या कोरी आन। एग्नी आन व कोरी आन, एग्नी आन या कोरी आन। तीसरा होता है अपरा पोषिका। अपरा पोषिका
इतना रहा आपका। देखो आपको बता दें, 3 झिल्लियाँ गर्भ झिल्लियाँ होती है जो गर्भ के चारों ओर पाई जाती है। जैसे मान लो कि ये गर्भ है, ये छोटा सा एक यहाँ पर गर्भ है, इसके अंदर गर्भ निवास करता है। इस गर्भ के चारों ओर ये झिल्लियाँ उपस्थित होती है। तो आखिर ये झिल्लियाँ के क्या कार्य हैं, कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो पीतक कोष होता है, भ्रूण के भोजन का मुख्य स्रोत पीतक होता है। माने जो पीतक कोष होता है ना, ठीक भ्रूण के चारों ओर उपस्थित होता है और ये भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है। ध्यान रखना, भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है। हाँ आगे, यह एक कोष समान बेंटन कला द्वारा घिरा होता है जिसे पीतक कोष कहते हैं। पीतक कोष पीतक की रक्षा करता है, उसे सही स्थिति में बनाए रखता है, उसे पचाता है, अवशोषित करता है। इस प्रकार ये भ्रूण के पोषण का प्राथमिक अंग होता है। इसमें रुधिर का भी निर्माण होता है। का देखिए, पीतक कोष भ्रूण के लिए तो, गर्भ के लिए तो बहुत उपयोगी होता है। ध्यान रखना, ये चारों ओर गर्भ के चारों ओर पाया जाता है और ये इसको भोजन देने का कार्य करता है। इसके अंदर जो पीतक होते हैं, गर्भ के अंदर जो पीतक होता है, वो पीतक को सही स्थिति में बनाए रखने का कार्य करता है। और इसी के अंदर पीतक कोष के अंदर ब्लड का भी निर्माण होता है, माने खून का भी निर्माण होता है, जिसको गर्भ को ये सुरक्षित रखता है। तो पीतक कोष के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिख लो। पीतक कोष, पीतक कोष कल याद करके आना। पहले तो पहला जो पार्ट होगा ना, कल रिवीजन किया जाएगा, ठीक है। कॉपी भी सब बनाया ना तुम लोग? हाँ, कॉपी लेकर बनाए, रफ है, जल्दी फाड़ होकर बिक देंगे। पढ़ाई से कोनो समझाता नहीं, आर ना तो पढ़ा लिखो। पीतक कोष भ्रूण के भोजन का मुख्य स्रोत होता है। पीतक कोष जाकर रात पर पूरा लिख लेना। भ्रूण के भोजन का मुख्य स्रोत होता है, मुख्य स्रोत होता है। पीतक कोष भ्रूण का मुख्य स्रोत होता है। आगे जरूर याद रखना, यह एक कोष समान बेंटन कला द्वारा घिरा होता है। यह कोष समान, अच्छा बेंटन कला जानते हो ना, इसके चारों ओर पाया जाता है, उसी से घिरा होता है, कला से घिरा होता है, घिरा होता है। और आगे लिख लो, पीतक कोष पीतक की रक्षा करता है। हो गया आगे बस। पीतक कोष पीतक की रक्षा करता है, पीतक को रक्षा करता है। यह भ्रूण को भोजन प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है तथा पीतक कोष में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण। चलो आगे बढ़े हम लोग। याद हुआ कुछ पढ़े इसमें से? समझ नहीं आ रहा। समझदार बनोगे तब तो समझ में आएगा। कुछ अलग पढ़ लेती उसमें से, छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ लेते, वो विकल्प ही देख लेते। जहाँ 4 लेडीज रहती है ना, अपनी बात बड़प्पन होने के लिए अपनी बात। कभी एसपी बन के देखना कितना अच्छा लगेगा। चलो दूसरा लिख लो, एग्नी आन या कोरी आन। दूसरा का झेले, चलाओ। तो एग्नी आन बहुत अच्छा लगता है। यो कोरी आन,
एग्नियान और कोरियान। अच्छा, ये भी एक प्रकार के झिल्ली होता है, माने ये भी गर्भ है। अभी हम बात कर रहे थे ना, ये गर्भ है, गर्भ के अंदर झिल्लियाँ पाई जाती है। पूरा 1 घंटे इसको पढ़ोगा, ठीक है ना। ये भी एक प्रकार की झिल्ली होता है। ये दोनों झिल्ली एक साथ विकसित होते हैं, माने अगर ये गर्भ है, गर्भ के चारों ओर झिल्लियाँ, ये दोनों पाई जाती है, एग्नियान और कोरियान। ये भी दोनों गर्भ वाला झिल्ली है, माने गर्भ झिल्लियाँ है, दोनों एक साथ विकसित होती है, माने दोनों का एक साथ विकास होता है। माने गर्भ के चारों ओर दोनों झिल्लियों का निर्माण एक साथ होता है। समझे हैं? सुनो, आंतरिक स्तर पर वास्तविक एग्नियान कहलाता है तथा बाहरी स्तर पर इसको कोरियान कहता है। माने इसके नो, जैसे झिल्ली हो गया, ये झिल्ली हुआ, ठीक है। कौन झिल्ली? गर्भ के बाद। तो जो अंदर वाला झिल्ली होता है, अंदर वाला झिल्ली, उसको एग्नियान कहते हैं। माने झिल्ली जैसे, माने जैसे झिल्ली होता है ना, झिल्ली खूब मोटा तो होगा इस तरीके से, तो जो अंदर वाला झिल्ली का भाग होता है उसको एग्नियान कहते हैं, और जो बाहर वाला झिल्ली का भाग होता है उसको कोरियान कहते हैं। कोरियान दोनों साथ साथ विकसित होंगे, माने दोनों, इसका भी विकास होगा, इसका भी विकास होगा, लेकिन जो बाहर वाला भाग होता है उसको कोरियान और अंदर वाले को क्या कहते हैं? एग्नियान कहते हैं। ठीक है, देखो, एग्नियान और कोरियान के बीच में प्रगुहा पाया जाता है, ठीक है। एग्नियान भ्रूण के चारों ओर एक जलाशय प्रदान करके भ्रूण में होने वाली जल की कमी को दूर करता है। ध्यान रखना, एग्नियान जो होता है ना, अंदर पाया जाता है ना, आई चारों ओर, गर्भ के चारों ओर माने जलाशय का कार्य करता है, और गर्भ में जब जल की कमी होने लगती है तो यही एग्नियान गर्भ को जल प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। और सुनो, हालांकि जल को कमी को दूर करता है। एग्नियान तरल एक रक्षा गड्डी के भांति कार्य करता है। कोरियान अपरा कोशिका के साथ श्वसन के लिए कार्य करता है, यह पोषण तथा उत्सर्जन में भी सहायता करता है। अच्छा, आप लोग जानते भी होंगे ना, जो बाहरी होता है तो इसका जो कोरियान होता है, इसका कार्य जो होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन का कार्य करता है, पोषण का कार्य करता है, माने भोजन देने का कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है, श्वसन का भी कार्य करता है। जो बाहर होता है ना, हमारे शरीर के श्वसन का प्रमुख अंग क्या है? फेफड़ा है। लेकिन देखो, गर्भ के अंदर जो भी होता है ना, लोग कहते हैं इसको सांस लेने में तकलीफ है, तो इसके अंदर पानी, जब खूब पानी की मात्रा बढ़ जाता है ना, तो उसी को लोग कहते हैं कि ये गंदा पानी पी लिया। क्योंकि ध्यान रखना, एक चीज़ बताते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, पैसा कमाने के लिए झूठों कह देते हैं कि गंदा पानी पी लिया है, बस समझ रहे हो। इसीलिए जांच पड़ताल हमेशा, जैसे होता ही है ना कि लड़का अगर 9 महीना के बाद होता है तो उसको कम से कम तो 3 जांच जरूर कराना चाहिए, हर 3 महीना पर। लेकिन जांच का नियम है 4, हर 2-2 महीना पर जांच कराया जाता है। जांच कराने से ही पता चलता है कि बच्चा कैसा है, सेफ है कि नहीं है, बच्चा कहीं उलट पुलट तो नहीं गया है, कोई रोग तो नहीं हो गया। ठीक है, झूठे वो कह देते हैं ना। हालांकि कभी कभी डॉक्टर एक्चुअल में बताते हैं, बहुत डॉक्टर ऐसे होते हैं जो झूठे कहते हैं पानी की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई, तो उसमें दिक्कत होती है। तो लिखो, ये दोनों झिल्लियाँ, ये दोनों, कुछ बुझा रहा है बायोलॉजी? हाँ, झिल्लियाँ एक साथ विकसित होती है, एक साथ विकसित होती है। अच्छा, जो झिल्ली का अंदर वाला हिस्सा होता है उसे एग्नियान कहते हैं, लेकिन झिल्ली के अंदर वाले भाग को एग्नियान तथा बाहर वाले भाग को कोरियान कहते हैं, कोरियान कहते हैं। समझे? अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं? कोरियान कहते हैं। बाहर वाला भाग है ना, आगे लिखना, एग्नियान भ्रूण के चारों ओर किसका कार्य करता है? जलाशय का कार्य। दिमाग तक खोलो ना, उत्सर्जन तो बाहर वाला करता है। ये उत्सर्जन कितना खाइए नहीं तो उत्सर्जन कर सको। एग्नियान भ्रूण के चारों ओर किसका कार्य करता है? जलाशय के कार्य करता है। जलाशय में जिसमें जल होता है, तो ये जलाशय कार्य करता है। भ्रूण को जल देता है। और है ये अग्नियान जलाशय के कार्य करता है, अर्थात भ्रूण में जल के
कमी को दूर करता है। कोरियान किसका काम करता है बाबू? उत्सर्जन उत्सर्जन और पोषण और श्वसन श्वसन का कार्य करता है। याद रहेगा सब बात ही हैं? इसे तो उम्मीद किया जाता है कि याद ही रहेगा, लेकिन अब भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। तो दो झिल्लियाँ होती है, अग्नियान और कोरियान, दोनों एक साथ विकसित होती है। जो अंदर वाला झिल्ली होता है उसको हम लोग अग्नियान कहते हैं, जो बाहर वाला झिल्ली होता है उसको कोरियान कहते हैं। अग्नियान तब तो याद रहता है, उसके बाद क्यों भूल जाता है? अरे हो जाएगा सब। आदमी एक बारे में चिंतन नहीं करता है। हमारे एक आप पढ़ाते गए, हैं तो सब याद रहता है उसी समय, उससे पूछेंगे तो सब बता देंगे, कल यही पूछेंगे तो शायद भूल जाएंगे। चिंतन आदमी ना करता है ना, इसलिए क्या करोगे। होता है हम लोग बहुत बैकवर्ड एरिया में है बाबू, क्या करोगे। हम लोग सोच का सकते हो खुद तुम लोग जानते हो, फिर भी ये उम्मीद है कि आगे हम लोग जाएंगे सब कुछ जानकारी हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग जी रहे हैं। चलिए मिटाएं इसको, मिटा दे बोलो। अब लास्ट एक झिल्ली है जिसका नाम है क्या नाम है उसका नाम है अपरा पोषिका। तीसरा अपरा पोषिका। अच्छा, अपरा तो बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई। अपरा का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। क्या वर्क होता है इसका? देखो ये जो अपरा पोषिका होता है ना, ये जो बाहर कोरियान था उसके और अंदर जो एग्नियान था ओकरा बीच में रहता है अपरा पोषिका। इसका वर्क क्या होता है मालूम है? ये जो होता है ना, ये लगभग भ्रूण को हमेशा श्वसन के कार्य करता है, हमारे भ्रूण को श्वसन देने का कार्य करता है। और दूसरा होता है कि यह मूत्राशय मतलब जो अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ है भ्रूण के अंदर तो बाहर निकालने का भी एक कार्य करता है अपरा पोषिका। दो कार्य इसका प्रमुख रूप से है, एक श्वसन के कार्य और एक भ्रूण के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, मूत्र करता होगा, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको बाहर निकालने का। तो लिख लेते हैं हम लोग, निकला अपरा पोषिका झिल्ली। अपरा पोषिका झिल्ली एग्नियान और कोरियान के मध्य में स्थित होता है। एग्नियान और कोरियान के मध्य में स्थित रहता है, मध्य में स्थित रहता है। यह भ्रूण को श्वसन कराने में सहायता करता है तथा भ्रूण के अंदर उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। बहुत ज़्यादा आज पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से बायोलॉजी, तो ज़्यादा बायोलॉजी तो कभी पढ़ते नहीं, कम से कम जब पाठ की समाप्ति है तो खूब एकदम उत्साहपूर्वक इस पाठ को समाप्त करेंगे। लेकिन ज़रूर आप याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो ना। अपरा के बारे में कुछ बातें आप जरूर बताएंगे, आप इसमें एक हेडिंग आप जरूर बनाएंगे, लिंग निर्धारण। हालांकि नेक्स्ट में आएगा, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ लिंग निर्धारण। हेडिंग बना लो मनुष्य में लिंग निर्धारण। मिटा दे सर।
कुछ सीख रहे हो तुम लोग? हैं? याद है कुछ मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में? क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा। क्रोमोसोम का मतलब, गुणसूत्र। गुणसूत्र का मतलब। एक्स एक्स होता है स्त्री में, एक्स है पुरुष में। देखो, पहले अगर मैं पूछूं आपसे कि बताओ लिंग गुणसूत्र किसे कहता है? लिंग को निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को लिंग। जैसे एक्स वाई एक्स। 45 और 46, एक जोड़ा अंतिम वाला जो होता है 46, 23 जोड़े पूरे गुणसूत्र होते हैं। तो पहले समझ लो, जब भी बात रहेगा लिंग गुणसूत्र, पूरा क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी होती है, 46 स्त्री में, 46 पुरुष में। तो अगर लिंग गुणसूत्र के बारे में कोई पूछेगा, अंग्रेजी में लिंग को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में लिंग को कहते हैं सेक्स, गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम्स। इसे कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। अब इसके बारे में कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि वह गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, वह गुणसूत्र जो लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण। अब अगर स्त्री की बात करेंगे तो उसमें XX होता है, 45 और 46। अब बाकी जो 44 को होते हैं ना, वह लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, स्त्री में तो XX होते हैं और पुरुष में क्या आता है, XY होता है। तो थोड़ा सा इसको नोट कर लो, तब लिंग के बारे में, तब मनुष्य के में लिंग निर्धारण की बात करेंगे। लिख सकते हो, वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो लोग कॉपी खूब अच्छा बना लेना, अभी बना लो कि बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो खूब अच्छे तरीके से ना स्ट्रांग है। ये रात में बना रहे थे सुनो कहानी, मैं बना रहा था, नींद आ रही तो उसी में टिप रहे थे ना, वो का टिपा गया, पूरा डिलीट हो गया, पूरा बनाया होगा 5 घंटे बनाओ दिन में। ठीक बात, दिन में बनाए नतिकन दिक्कत रहेंगे, दावत रहेंगे, बनावत रहेंगे, डुगा टिपा के पूरा डिलीट हो गया। इतना अफसोस नहीं हुआ, 5 घंटे की मेहनत बेकार चला गया, क्योंकि हम टाइम निकाले थे कल 5 घंटे का, छुट्टी उट्टी को होके पूरा दिन हमारा बर्बाद हो गया। इतना अच्छा बन गए हुए, अब खाली होकर जहाँ सेव करे के नहीं, सेव और डिलीट आवेला, डिलीट पे दबा गए, पूरा उड़ गया के साथ 256 में बना रहा है। क्या करोगे? लिंग गुणसूत्र, वे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। चलो, अच्छा ये बताओ, स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX होता है, और पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY। ठीक है, और तब एक हेडिंग बना लो, अलिंग गुणसूत्र। याद है आपको? सोच के बताओ। देखो, दोनों स्त्री और पुरुष में दोनों सेम होते हैं। 44 को इसमें स्त्री में भी होगा, सब X वाले होंगे, 44 के 44। और जो पुरुष होते हैं उसमें भी 44 होते हैं, सब X वाले होते हैं। ये वो खाली Y रहता है, ये वो क्या होता है, Y होता है। अभी कुछ बातें हम अच्छी जिक्र करेंगे, तो लिखेंगे कि वे गुणसूत्र, कुछ बायोलॉजी सीखे आप लोग कि नहीं आज, जो लिंग का निर्धारण नहीं करता है, जो लिंग का निर्धारण नहीं करता है, तो उसे अलिंग गुणसूत्र कहता है, उसे अलिंग गुणसूत्र कहता है। चलो उदाहरण में देख लो, 44 स्त्री में अलिंग गुणसूत्र, बोलो 44। सब समान होते हैं, स्त्री और पुरुष में 44 के 44 X होता है स्त्री में, और पुरुष में अगर अलिंग गुणसूत्र की बात करेंगे तो ये भी 44 होता है। सेम होते हैं दोनों में समान। सभी क्या होते हैं, नोट में लिख लेना, सभी X होते हैं, सभी X होते हैं। जल्दी से आप नोट कर लीजिए सब लोग। पंद्रह मिनट और पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी।
जल्दी से कुछ सीखें। अब आइए, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? एक सोते वाई नहीं होता है। ना वाई नहीं, वाई एक होता ही है, वो तुम लोग में नहीं, हम लोगों में होता है। तुम लोग एक से लेकर के ठोगे, समझे कि नहीं समझे? कब हम लोग से आगे नहीं हो सकते, पीछे नहीं रहोगे। हम लोग कहेंगे तेरी वाई लिया कर दिखाइए, दिखा दोगे? हाँ, नहीं आ पाएगा। लेकिन तुम लोग कहोगे सर तनी एक्स लिया के दिखा दीजिए, तो 45 को एक्स हम लोग को पहले ही अंदर उपस्थित है। लेकिन आपको ये सर तनी 46वां भी एक्स लिया के दिखा दीजिए, हो जाएगा? संभव है। और माता के पास केवल 46 एक्स होता है। हाँ, वाई उसमें एक भी नहीं होता। अभी देखो तुम्हें कितना अच्छा प्रश्न आ रहा है, बता रहे हम आपको। देखो, आप कहते हैं ना कि सर जो पुरुष होते हैं, हमारे अंदर जो गुणसूत्र है एक्स वाई है, और हमारे अंदर जो गुणसूत्र है वो द्विगुणित है। आपके अंदर जो एक्स एक्स है वो भी द्विगुणित है, तो डबल होता है एक्स एक्स आप में और एक्स वाई हम में। तो देखो क्या ना मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। देखो ये मिटाए ना, सीख लो बाबू, तो नहीं बढ़िया से, तो मिट ही नहीं रहा। देखो अभी तो आप पढ़ के आ रहे हैं ना, मनुष्य में लिंग निर्धारण। हालांकि इसको आगे बहुत विस्तार से पढ़ना है, लेकिन फिर भी परिचय इस पाठ में करा दे रहे हैं हम आपको। बताइए, स्त्री पुरुष, मत भूलना कभी, स्त्री पुरुष। बताओ, स्त्री में गुणसूत्र पाया जाता है एक्स एक्स, पुरुष में गुणसूत्र पाया जाता है एक्स वाई। समझो खूब ध्यान से, इधर सुनो। देखो ये अलग हो जाएगा एक्स, ये अलग हो जाएगा एक्स, जिसको इसी को हम लोग मेंडल के पृथक्करण का नियम कहते हैं कि दोनों गुणसूत्र जो होते हैं अलग अलग। इसको दोनों को हम लोग क्या कहेंगे मालूम है? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे, कहेंगे ना। एक्स एक्स है तो अंडाणु से ही गुणसूत्र होता है, इसका भी गुणसूत्र दोनों अलग, एक्स यहाँ रहा। इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु। चलो क्रिया स्टार्ट, प्रक्रिया स्टार्ट, जन्म की क्रिया स्टार्ट। ये जा करके इसके साथ मैच करेगा, तो एक्स देखो द्विगुणित हो गया ना, शुक्राणु लिखा गया हो जाता है। चलिए इसका मैचिंग, फिर यही जा करके वाई से मैचिंग करेगा तो एक्स वाई, फिर ये जा करके इससे मैच करेगा तो एक्स एक्स, फिर यही जा करके वाई से मैचिंग होगा तो एक्स वाई। बताओ दोनों सेम है तो क्या होगा? पुत्री होगा ना, पुत्री एक्स एक्स है। ये क्या होगा? पुत्री। ये क्या होगा? पुत्री। ये क्या होगा? पुत्र। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जरा सोचो, टाइम नहीं लगा, 2 मिनट में 4 पैदा कर दिया हम लोग। कितना? 4। चारों तुम ही लोग हो, नहीं तुम तो खाली दुए में हो, दुए इसमें है। चलो फिर ये पैदा तो 2 का 4 हो गए। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से एक प्रश्न आता है जिसे पूछा भी है आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि ये क्यों सही नहीं है? बताइए। क्योंकि उसमें वाला थोड़ा नहीं होता है, लिंग का निर्धारण तो पुरुष के द्वारा ही होता है। वाई जाए या ये पुरुष में। तुम लोग कहोगे ना, तुम लोग पढ़ने वाले हो, आज पढ़ रहे हो तो कह रहे हो। लेकिन जो आल्ट वाले बच्चे हैं, जो आल्ट वाले बच्चे हैं, चाहे मैथमेटिक्स वाला काम वाले, अब तो मान लो पढ़ते हैं तो हैं, पढ़े नहीं है, मैथमेटिक्स वाला तो कहाँ जानते होंगे सब। 10 में पढ़े नहीं, 10 में कहाँ वो काम पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? पढ़े 10 में 50 में 50 का अनुपात होता है। तो बताओ स्त्री पर दोष लगाना क्या गलत है? कहें सही ना हो सकेला? कैसा कहला कि ओकरा माई के 8 गो बेटी तो एकरो के 8 गो बेटी हो सकता है भाई, समाज मानता है तो मानना तो पड़ेगा। अब आपके सास भी शादी हो जाए, आपके सास जी कहे, अच्छा आपके सास जी कहे तो सास जी के समझाओगे का? देखा तारा लड़कुआ में एक्स वाई है, हमारा में एक्स एक्स, तारा लड़कुआ में तो कहोगे का? हैं? समझने वाले जो होंगे उनको समझाया जाएगा। अच्छा नहीं समझने वाले होगा तो दोस्त आपको मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ है, हमारे पास है तो आपके पिताजी के पास है तो आपका राज चल रहा है, पिताजी के पास है तो राज चल रहा है, मेरे पास है तो राज चल रहा है। लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ आपका राज नहीं चलेगा।
हाँ, कामयाब बन के जाएंगे तब राज चलेगा, कामयाब नहीं बन के जाएंगे तब गुलामी तो करना पड़ेगा। भागेंगे वहाँ से तो कहाँ जाएंगे बताइए? इधर आएंगे तो आपका भाई के भाग जाइए से, भाग जा। कोई आपकी भाभी कहेगी, चाहे आपके छोटी होगी, कहेगी तुम यार, कहेगी अपने हाथ हस्बैंड ने तुम्हारे भाई से कि तुम्हारे बच्चे हो गए, वो बार बार तुम्हारी बहन आ रही है, भगाओ यहाँ से, मजबूरी है कि जाना पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूँ, ये समय को पलटने में वक्त नहीं लगता है कि आज क्या है, नहीं हम क्यों करेंगे भाई, हम क्यों करेंगे? वैसे भी मेरी मम्मी भी नहीं है तो कैसे कर सकते, समझे? चलिए तो इसको तनी बना लीजिए, तो थोड़ा सा पहले लिख लीजिए तब बना लीजिए, ये लिख देते हैं। लिखो, मनुष्य में लिंग का निर्धारण। हाँ, ये पहले हेडिंग बनाना है, ठीक है, तब नीचे लिखना है, तभी फिगर बनाना। मनुष्य में लिंग का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है ना, पुरुष के द्वारा होता है, क्योंकि पुरुष में ही XY गुणसूत्र उपस्थित होता है। अब बताओ, लड़कियों को दोष लगाना उचित है? तो फिर क्यों लोग लगाते हैं? अतः अच्छा, अगर तुम दुनिया में नाम करोगे ना, आज बता देते हैं, तो अपने पढ़ाई के दम पर, अपने टैलेंट के दम पर, बाकी कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे आप नाम करेंगे। हमने कहते कौन लोहा धो दिले 1 कुंटल के तो नाम हो जाएगा, अब लोग तो सब सर की जगह 1 कुंटल उठा देंगे। तो लड़कियों को दोष लगाना कहाँ है? सही है? सही नहीं। चलो लिख लो जल्दी से, हो गया, मिटा दो, अपने मन से बना लो। अरे ब्लैक कलम का यूज करो ना, रफ है तो क्या हुआ? अब कापी मत खरीदना तुम लोग, वो वाला सफेद वाला कापी खरीदना, अच्छा नहीं लगता देखने में, तुम लोग को कॉन्फिडेंस भी नहीं होता आगे लिखने में। तुम लोग कहता है कि सर जो सुंदर लगता है उसको हम लोग देखते हैं, है क्या कोई? और लड़की ठीक कर दी, वो तो गया ऐसा ही ऐसा। चलिए तो क्या सब लोग लिख लिए क्या? जल्दी से लिखिए, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग पढ़ लिए। चलिए जल्दी से, एक होता है सम युग्मकी लिंग, एक होता है विषम युग्मकी लिंग। सम युग्मकी लिंग, एक होता है विषम युग्मकी लिंग। अच्छा, आपको याद है क्या सम युग्मकी लिंग किसे कहते हैं? जब दोनों लिंग एक समान हो, जैसे स्त्री में 1 से 1 पाया जाता है तो उसको सम युग्मकी लिंग कहते हैं, याद करो। विषम युग्मकी लिंग किसे कहते हैं? जब दोनों गुणसूत्र अलग अलग, जैसे पुरुष में होता है XY होता है। तो जल्दी से एक हेडिंग बना लीजिए, मिटा दो इसको, सब लोग लिख लिया? तो लिखिए सम युग्मकी लिंग। सुबह हो गया लगता है। सम युग्मकी लिंग लिखो, जब लिंग गुणसूत्र के दोनों ग्रह के जीन कहा जाला बाबू, जब दोनों एक से एक देख रहे हैं, या लिंग गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्र लिख लेना, दोनों गुणसूत्र समान होते हैं तो उसे सम युग्मकी कहते हैं, लिंग नहीं, तो उसे सम युग्मकी कहते हैं। उदाहरण में स्त्री का लिंग गुणसूत्र, स्त्री का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? X होता है, तो दोनों तो सेम है गुणसूत्र।
इसलिए हम इसको समयुग्मकी लिंग का है, क्योंकि दोनों का गुणसूत्र क्या है, सेम है, एक्स एक्स है आपका। ठीक है, कुछ जानकारी हुआ कि नहीं हो, बोलो। आप एक हेडिंग बना लो, विषम युग्मकी लिंग, विषम युग्मकी लिंग, इसको भी जानकारी होगा आपको कि जब लिंग गुणसूत्र के दोनों जीन, लिंग गुणसूत्र के दोनों जीन क्या होता है, अलग अलग होता है। विषम का मतलब होता है अलग अलग, लिंग गुणसूत्र के दोनों समान होते हैं, समान लिखा गया है। विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग। सम का मतलब क्या होता है, समान। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। माने जो लिंग के यानी गुणसूत्र के दोनों जोड़ा समान होंगे, मान दोनों माने एक जोड़ा जो दोनों गुणसूत्र समान होते हैं तो समयुग्म। या विषम का इसी का उल्टा, दोनों गुणसूत्र अलग अलग। लिख लो कि जब लिंग गुणसूत्र के दोनों जीन या गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे विषम युग्मकी कहते हैं। अच्छा, चित्र सब बनाए हो तुम लोग ना, कि छोड़ दिए हो? चित्र जरूर आज बनाए कंप्लीट। आज रात में जाओ तो यही तो पढ़ो ना जो आज तुम लोग को मैंने पढ़ाया, इसको खूब अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक, उदाहरण में लिख लो, क्या लिखोगे उदाहरण में? पुरुष का लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, सब लोग याद करो। क्या हो सकता है कि नहीं, पुरुष का एक्स वाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से लिख लो। अच्छा, वृषण का नाम सुने हैं? स्त्री पाया जाता है कि पुरुष में कितना संख्या होती है, 2। तो एक प्रश्न है, मिटा इसको क्या, कि वृषण को, अच्छा एक ऐसे जंतु का नाम बताओ जिसका वृषण अंदर होता है, इसका अंदर होता है। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर चाहिए उसको अंदर मिल जाता है, उसमें शुक्राणु का निर्माण होने के लिए। लेकिन पुरुष का जो वृषण होता है बाहर होता है, क्योंकि शरीर के तापमान से कुछ तापमान 1 से 2 डिग्री कम चाहिए, तो सब मर जाएंगे। हमने कहीं अंदर रहे तो कहा हम लोग, मेरे पिताजी का होता नहीं तो मैं नहीं आता, आपके पिताजी का नहीं होता था आप लोग नहीं आते, नाम पढ़ाते ना आप लोग, है कि नहीं? चलेगा ना एक हेडिंग, नर मानव में वृषण को उदर गुहा किसे कहते हैं? आप पेट को, उदर गुहा के बाहर होना। क्यों होता है ऐसा? नर या जो मानव में वृषण होता है वह उदर गुहा के बाहर क्यों होता है? देखो, आपको बता दें कि वृषण, पहले ही दे रहा हूँ कि जो वृषण होता है ना, वो वृषण कोश के अंदर होता है। कोश किससे कहते हैं? वृषण कोश। वृषण के चारों एक परत पाया जाता है, उसी के अंदर वृषण रहता है। और वृषण के अंदर आप सभी लोग जानते होंगे कि शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु का निर्माण करने के लिए शरीर के तापमान से उसका तापमान 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। शरीर का तापमान अगर 5 डिग्री है, 37 डिग्री है, तो इसका तापमान 35 से लगभग कम होना चाहिए। और देखो, बहुत अधिक तापमान पर सब शुक्राणु मर जाते हैं, निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए जो वृषण होता है उदर गुहा के क्या होता है, बाहर स्थित। इसको तो लिखाने की जरूरत है नहीं, है? चल लिख लो, जब लिख रहे हैं तो लिखो, वृषण कोश में स्थित होता है। कोश में स्थित होता है। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण में
शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण करने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए। 2 से 3, 1 से 2। शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। यही कारण है कि वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। चलिए, कुछ बातें रही आपकी, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बोलो। जब भी ये बातें आपसे पूछी जाएगी क्या होता है तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान कम होना चाहिए। और एक बार फिर मैं आपसे चाहूँगा कि ये प्रश्न का उत्तर आप बताएं कि जब बच्चा शिशु का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद कौन सा हार्मोन्स दुग्ध का स्रावन करता है और कहाँ से इसका निर्माण होता है? उसका नाम होगा प्रोलैक्टिन। क्यों भुला गए भाई? अरे प्रोलैक्टिन का जो अभी आप पढ़ के तो शायद शुरुआत में ही पढ़ाया गया था दुग्ध स्रावन के बारे में। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित होता है और कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि के कारण होता है, ठीक है? कोई दिक्कत है क्या आपको? बताइए, सब आप बता देंगे। अच्छा, ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न आपसे रहेगा, बोलो। हाँ, अंडाशय में पाया जाता है। स्तनी जो अंडाशय होता है, इसी अंडा तुम लोगों को बताया तो गया था ना। ये ग्राफियन पुटिका कहाँ है? वही तो है, फैलोपियन नलिका। उससे के अंदर जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय में के पास से पाई जाती है। अच्छा, वृषण की